हेलो एवरीवन। परसों आपका आखिरी क्लास आया था, कल नहीं क्लास ले पाई थी, लेकिन आज जो आपका ये क्लास 8 का पार्ट 1 जो बुक है इतिहास का, उसका आखिरी एक्सरसाइज है। और जब तक अब 8 का इतिहास कंप्लीट नहीं हो जाता है, यानी कि इसको छोड़कर जो आपका पार्ट 2 है इतिहास का 8 क्लास का बुक, जब तक हम उसको कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, आपका क्लास लगातार आएगा। कोई क्लास आपका बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैं प्रयास करूँगी एक ही क्लास में पूरे कंप्लीट करने का। देखते हैं कहाँ तक और इसको कैसे कंप्लीट कर पाते हैं। आज जो हम देखेंगे उपनिवेशवाद और शहर, ये एक शाही राजधानी की कहानी है इस अध्याय में। इसमें हम जो जो चीज़ पढ़ेंगे, जैसे आप औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ था, या फिर मछलीपट्टनम के बारे में आपने और भी पीछे पढ़ा था। मछलीपट्टनम, इसके लिए भी किस प्रकार से युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, जो 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में ये विकसित हुआ था मछलीपट्टनम। इसके बारे में हम देखेंगे। इस अध्याय में जो हमें महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना है, नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी, या फिर प्रेसिडेंसी क्या है, शहरीकरण क्या है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें विस्तार से जानेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, अतीत जो है यानी पास्ट में जितनी चीज़ें हुई, नई दिल्ली का जब निर्माण हुआ, तो नई दिल्ली के पहले जो स्थिति थी दिल्ली की या दिल्ली प्रांत की, उसका ध्वंस कैसे हुआ। फिर आपका है एक नई राजधानी की योजना कैसी बनी, नई दिल्ली की कल्पना कैसे की गई। और आखिर में आप इस अध्याय में देखेंगे कि विभाजन के समय जीवन किस प्रकार हो गया था, पुराने शहर के अंदर क्या था, बड़ी बड़ी हवेलियाँ जो थी उसका किस प्रकार पतन हुआ। और जब नगर पालिका का वर्णन शुरू हुआ, तो नगर पालिका जो है अपनी योजना किस प्रकार बनाती थी। ये सारे टॉपिक को हम इस अध्याय में देखेंगे। और अन्यंत्र में आप देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर, उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम नोट्स के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये जो है आपका औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ, तो आपने ये पहले पढ़ा किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गाँव का जीवन बदल गया। आपने ये भी समझ लिया है कि ब्रिटिश सत्ता की किस प्रकार स्थापना हुई, वो किस प्रकार यहाँ पर अपना व्यापार करने आए थे, और किस प्रकार उन्होंने एक एक करके सारे प्रांत आखिरी प्रांत के रूप में अवध तक को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। किस प्रकार युद्ध हुई, किस प्रकार 1857 का विद्रोह हुआ, एक एक चीज़ों को आपने गंभीरता से समझा। आपने पीछे मदुरै के बारे में भी पढ़ा है, और वहाँ के मंदिर के बारे में आपने ये देखा था किस प्रकार उस मंदिर का निर्माण हुआ था, किस प्रकार उस शहर को जो है उस शहर का विकास हुआ था। और सूरत जैसे बंदरगाह का भी वर्णन आपने पढ़ा है, सूरत बंदरगाह कैसे बना। फिर आपने इसमें देखा औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। जब औपनिवेशिक शासन, इसका मतलब आपको समझना है कि जब बाहरी लोगों ने उस प्रांत पर अपना कब्जा किया और उन्होंने शासन चलाना शुरू कर दिया, औपनिवेशिक यानी बाहरी लोगों ने, तब फिर उस समय शहरों का क्या हुआ। तो आपने ये सब पढ़ा जो अभी मैंने आपको बताया, किस प्रकार से आधुनिक शहर औद्योगिकरण के रूप में बदला। फिर ब्रिटेन में जो लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर जो था, वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैला, और बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद से उन शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिए। तो कौन सा शहर था आपका? ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेज़ी से नहीं फैला था, यानी भारतीय शहर अभी थोड़ा धीमा ही चल रहा था। जिस प्रकार पश्चिम यूरोप में व्यापार वगैरह तेज़ी से फैला था, उस तरह भारत में नहीं फैला था। और फिर महत्वपूर्ण चीज़ आपका आता है प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी को हम पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। मछलीपट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में कब विकसित हुआ? इस 17वीं शताब्दी। और फिर है आपका प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है? तो जहाँ शासन की सुविधा हो, यानी व्यापारिक चौकियाँ, उसी को हम लोग प्रेसिडेंसी कहते हैं। और आपका प्रश्न है कि प्रेसिडेंसी, अगला प्रश्न आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन थे। तो प्रेसिडेंसी शहर क्या है? तो जहाँ शासन की सुविधा है। तो शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत में जो औपनिवेशिक यानी बाहरी लोगों का जो शासन था, उसको तीन भागों में बांट दिया गया था। यानी जहाँ से नियंत्रण, आप ये समझ लीजिए कि ये अगर आपका भारत है, यहाँ पर आपका बम्बई है, यहाँ आपका मद्रास है, यहाँ आपका चेन्नई है, इस जगह। तो इसका मतलब ये आप समझिए कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये बंदरगाह है, यहाँ पत्तन भी है, यहाँ से व्यापार, यहाँ से कोई सामान उतर रहा है, तो यहाँ अगर
इसको प्रेसिडेंसी शहर बनाया गया। तो यहाँ के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ से नियंत्रण रखा जा सकता है, इसी को कहते हैं प्रेसिडेंसी शहर। तो 18वीं सदी के आखिर तक कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों में ये महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। 18वीं सदी के महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन थे? तो कलकत्ता, जिसको कि बंगाल के रूप में भी आपको पूछकर कन्फ्यूज किया जा सकता है, कहीं आपसे बंगाल पूछा जाएगा, कहीं आपसे कलकत्ता पूछा जाएगा, और ये बम्बई और ये मद्रास। उसके बाद आपका आता है प्रेसिडेंसी। आपने समझ लिया कि प्रेसिडेंसी यानी कि जो भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था, यहाँ पर अगर ब्रिटिश सत्ता ने शासन जमाया है, मान लीजिए ये आपका मुंबई है, तो यहाँ से वो बहुत बड़े बड़े प्रांतों पर यहाँ से रहकर वो बड़े बड़े प्रांतों को कवर कर सकता है। और चूँकि ये उद्योग की दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण प्रांत था, क्योंकि ये तट के किनारे भी था मुंबई। कलकत्ता भी आप समझ रहे हैं, भारत अगर आपका यहाँ इस तरह से भारत का नक्शा है तो यहाँ आपका बंगाल कलकत्ता आ गया, चेन्नई आ गया। इस तरह आपने प्रेसिडेंसी शहर को समझ लिया। तो जब इस तीनों शहरों को प्रेसिडेंसी शहर बनाया गया, उस समय जो है बहुत ऐसे दूसरे शहर थे जो कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, और कुछ खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे ऐसे शहर थे जो पिछड़ने लगे थे, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ बनती थी उनकी मांग घट गई थी। क्यों घटी थी? मान लीजिए अब कहा जा रहा है कि मुंबई में कोई लोग रह रहा है और कलकत्ता से उसको चीज़ खरीदना है, तो कलकत्ता में जो चीज़ें बन रही थी इसकी मांग यहाँ के लोग करते थे, तो ये घटने लगी, क्योंकि ये जो व्यापार था यहाँ से सीधा कम कीमत पर अधिक से अधिक सामान यहाँ से उठा लेता था। तो जहाँ जो चीज़ बनती थी उस चीज़ों की मांगें घटने लगी और व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा। जहाँ जहाँ ये ब्रिटिश ने अपने अपने केंद्र स्थापित किए वहाँ पर उस चीज़ों का व्यापार होने लगा। लोग वहाँ पर उस चीज़ों को बनाते थे, लेकिन वहाँ का महत्व तो कम होने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो वो ज़बरदस्ती कम कीमत में मन रखने के लिए कुछ कीमत देकर उससे चीज़ को लेना उन्होंने शुरू कर दिया। और वहाँ का जो भी स्थानीय राजा था, अंग्रेज़ों ने उस सभी स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा कर लिए, और क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी पूरी तरीके से ढह गए, यानी उसको तोड़ मरोड़ दिया गया और एक नई प्रक्रिया से जो है विशहरीकरण किया गया। तो अब हम समझेंगे विशहरीकरण क्या होता है। तो जब शासन के पुराने केंद्र ढह जाए, यानी जिस प्रकार पहले शासन होता था उसको ख़त्म करके एक नया केंद्र पैदा किया जाए, तो इसी को विशहरीकरण कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। और मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टम, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जो 19वीं सदी में इनका काफ़ी विशहरीकरण हुआ, यानी इसके पुराने ढर्रों को ख़त्म करके नए ढर्रे को वहाँ पर अंग्रेज़ों ने शुरू किया। तो 19वीं सदी में किन शहरों का विशहरीकरण हुआ? तो ये है आपका मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टम। ये महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए आपका है कि चूँकि कोई भी बुक होता है तो उसके आखिरी एक्सरसाइज से और फर्स्ट एक्सरसाइज से मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी प्रश्न को गंभीरता से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 20वीं सदी के शुरुआत में कितने लोग शहरों में रहते थे? तो 20वीं सदी के शुरुआत में सिर्फ 11% लोग शहरों में रहते थे। दिल्ली जो था 19वीं सदी में एक छोटा सा कस्बा था, कोई इतना बड़ा प्रांत या राज्य नहीं था, लेकिन 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया, और जब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो दोबारा से दिल्ली में जान आ गई। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नई दिल्ली से पहले कितनी दिल्लियाँ थी और नई दिल्ली का किस प्रकार निर्माण हुआ। तो यहाँ प्रश्न आपका है शहरीकरण क्या है? विशहरीकरण आपने देखा, शहरीकरण क्या है? आपके साइड का ये प्रश्न है। तो ये है आपका ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं, तो उसको शहरीकरण कहते हैं। विशहरी एकदम बिल्कुल माइंड में रखिएगा। शहर पहले से बना हुआ है, वहाँ की व्यवस्था को ख़त्म करके एक नया व्यवस्था शुरू किया गया, ये विशहरीकरण है। लेकिन जब लोग एक नए जगह पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया है और अधिक से अधिक लोग रहने लगे, तो इसको शहरीकरण कहते हैं, उसको शहर का नाम दिया जाता है। और पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा है उसका PDF मैंने अभी तक उसमें प्रोवाइड नहीं करवाया था, लेकिन अब मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसके पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका बम्बई शहर कब फैलने लगा? इसका 2 आंसर आपको माइंड में रखना है। पहला तो 18वीं सदी में, दूसरा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी तो बम्बई शहर फैलने लगी। तो इसको अब देखिए, ये जो 2 प्रश्न है आपका, इसी से प्रश्न उत्तर निकल सकता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में कब इस्तेमाल करना शुरू किया? 18वीं सदी में। तो एक प्रश्न को हम शुरू से यही बोलते आ रहे हैं, कई नज़रिए से उसको देखना होता है, कई नज़रिए से उसको देखिएगा। और अभी जो आपने ये पढ़ा कि दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी, तो ये 1911 ईस्वी भी आपको माइंड में रखना है और 1912 ईस्वी भी माइंड में रखना है। ये दोनों आंसर सही है आपका, लेकिन ऑप्शन जो होगा ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। फिर है आपका, यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे अंतराल में कम से कम कितनी राजधानियां बसाई गई थी? तो यमुना नदी जो है जहां पर दिल्ली बसी हुई है, कोई भी शहर आप मैक्सिमम ऐसे शहर को देखिएगा जो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हुई रहती है, उसी को हम लोग शहर कहते हैं। शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है। अभी जिस प्रकार आपने बम्बई देखा, सूरत देखा, बंगाल देखा, तो जो नदी के किनारे बसा हुआ प्रांत रहता है उसको मुख्य केंद्र माना जाता है किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए, क्योंकि वहीं पर आप देखते हैं आपका हवाई अड्डा होता है, आपका बंदरगाह होता है, इसीलिए उसको महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। तो यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे अंतराल में कम से कम कितनी राजधानियां बसाई गई थी? तो 14 अलग अलग राजधानियां बसाई गई थी। इसको दूसरे नज़रिए से भी देखिएगा कि 14 अलग अलग राजधानियां जो यमुना नदी के बाएं किनारे पर बसाई गई थी वो लगभग कितने मील के अंतराल में थी? ये आपका है 60 वर्ग मील के अंतराल में। दोनों तरीके से इसको आप माइंड में रखिएगा। उसके बाद आपका है, दरियागंज का मतलब क्या होता है? तो दरिया मतलब नदी होता है, गंज मतलब बाजार होता है, यानी नदी के किनारे जो बाजार है उसको दरियागंज नाम दिया गया है। किसी भी प्रांत को पहले इसी तरह नाम दिया जाता था। और ये सभी साइड के प्रश्न हैं, तो इसको देखते हुए हम निकल जाते हैं। सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। खानकाह किसे कहा जाता है? यात्रियों के लिए जो विश्राम घर होता है उसे खानकाह कहते हैं। ईदगाह से क्या तात्पर्य है? तो मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। उसके बाद आपका है, कुलदे शेख क्या है? तो कुलदे शेख का अर्थ होता है ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाती है। जिस तरह आप चौराहा समझ सकते हैं चारों तरफ से जहाँ रास्ता होता है, लेकिन कुलदे शेख का मतलब होता है रास्ता तो आपको दिखेगा लेकिन बहुत आगे निकलने के बाद एक जगह वो बंद हो जाता है, इसलिए उसको कुलदे शेख कहते हैं। शाहजहानाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1639 ईस्वी में हुई थी। किन्होंने की थी ये आपको पता है। और 14 दरवाज़ों वाला पुराना शहर कहाँ था? तो ये लाल किले में बने महल बना हुआ है, उस महल परिसर के पश्चिम की ओर ये 14 दरवाजे वाला पुराना शहर है। दिल्ली सूफी संस्कृति का प्रमुख केंद्र किसके शासनकाल में थी? तो दिल्ली जो है वो सूफी संस्कृति का प्रमुख केंद्र था शाहजहां के शासनकाल में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और किसने कहा था दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं? ये किसने कहा था? तो ये मीर तकी मीर ने कहा था। यहाँ से अब हम आगे समझेंगे, इनकी चर्चा हुई है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे। इन्होंने कहाँ कहा था, क्यों कहा था, इसको समझेंगे। ये जो आपने अभी ऊपर जितना भी पढ़ा, दरगाह पढ़ा, खानकाह पढ़ा, ईदगाह पढ़ा, ये जो भी आपने पढ़ा, ये बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदे शेख यानी बिल्कुल लंबी रास्ताएं जो आगे चलकर बंद हो जाती हैं, और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था कि ये दिल्ली शहर इतना सुंदर है। इसीलिए मीर तकी मीर ने ऐसा कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, वो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। ये आपको याद रखना है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना सब सुविधा रहने के बावजूद भी दिल्ली जो है वो एक आदर्श शहर नहीं था। आदर्श शहर उसे ही कहते हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन में बराबर सुख हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। उसे जिस प्रांत में वो रह रहा है उस प्रांत से होने वाले लाभ एक एक जन तक पहुँचे तो उसे हम आदर्श शहर कहते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था। दिल्ली में ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच बहुत फासला था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया जो होती थी सिर्फ मर्दों के मनोरंजन के लिए होती थी। औरतों पर काफ़ी पर्दा था। त्योहारों और जलते जुलूसों में हमेशा टकराव होते रहते थे। तो ये सब कारण है। इतना अच्छा वातावरण दिल्ली का रहने के बाद भी दिल्ली एक आदर्श शहर नहीं था। इसको हमने समझा। उसके बाद आपका ये प्रश्न है कि मीनारों पर पूरे गुम्बद वाली पहली मस्जिद कौन सी थी? तो ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये आपका दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है वो एक ऐसा मस्जिद है जिसके ऊपर मीनार है वो पूरे गुम्बद वाली है। और उसमें दिया हुआ है आपके बुक में टॉमस डेनियल का चित्र था। 1795 में ये चित्र बनाया गया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपने देखा,
मीर तकी मीर के बारे में। तो मीर तकी मीर कौन थे? ये 18वीं सदी के उर्दू शायर थे। और अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर नियंत्रण कब हासिल किया? यहाँ से अब शुरू होता है 803 ईस्वी में मराठों को हटाकर अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर शासन स्थापित किया। जब नई दिल्ली का निर्माण टॉपिक आपका आता है तो वहाँ से ये बात शुरू होती है। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराया और दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता थी। इसीलिए मुग़ल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। जब अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि ये दिल्ली शहर जो है आधुनिक शहर के रूप में दिखाई दे रहा है और 1911 में दिल्ली और भी आधुनिक शहर के रूप में बनना शुरू हो गया, जब अंग्रेज़ों ने इसे ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाई। तो आपने पीछे ये देखा कि दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाई, ब्रिटिश ने दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाई। तो मैंने 2 ऑप्शन आपको दिया था, 1911 और 1912। इसीलिए आप दोनों ऑप्शन को माइंड में रखिएगा, आपको ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर करना है। अब है, दिल्ली से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। और ये अब साइड का फिर से प्रश्न है, गुल फरोसान का क्या अर्थ होता है? फूलों का त्यौहार। किस अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल माना जाता है? तो 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल माना जाता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। आखिर 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल क्यों माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अर्थ है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? तो कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भारतीय लोग थे, आपने जिस तरह की देखा कि 1857 के पहले दिल्ली की जो हालात थी वो दूसरे औपनिवेशिक शहरों से अलग थी। यानी जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने जिस प्रांत को जिस शहर को औपनिवेशिक बनाया था, 1857 के पहले मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में भारतीय जो थे, भारतीय भी रहते थे, अंग्रेज भी रहते थे। तो अंग्रेज की बस्तियाँ अलग थी, भारतीयों की अलग थी। भारतीय लोग काले इलाके में रहते थे, अंग्रेज लोग गोरे इलाके में यानी उच्च सुसज्जित इलाकों में रहते थे। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था, और भी शहर भारत में था, तो दिल्ली में ऐसा नहीं था। दिल्ली में क्या हुआ था कि पुराने शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानी के साथ, पुराना जो शहर था वहाँ पर अंग्रेज अमीर हिंदुस्तानी के साथ दोस्ती रखता था। यानी जो भारतीय था, जो हिंदुस्तानी था और वो अमीर अगर था तो उसके साथ अंग्रेज अच्छा मित्रता रखता था, अच्छा संबंध रखता था। और वो उर्दू, फारसी, संस्कृत में शायरी का मजा लेने के लिए उनके स्थानीय त्योहारों में अंग्रेज हिस्सा भी लेते थे। लेकिन 1824 में जब दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, तो आगे हम ये भी देख लेंगे दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई। सारा प्रश्न आपका इसमें शामिल है, ये आप देख रहे हैं। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में जब दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई और इसकी शुरुआत जो है 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई, तो इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया और यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। अब बहुत सारे लोगों ने जो ये 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण का काल कहा, और पुनर्जागरण का अर्थ आपने ये समझ लिया, कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। तो हुआ यूँ कि 1857 के बाद सब कुछ बदल गया। उस साल जो विद्रोह हुआ 1857 में, उसके दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। आपने ये सब कुछ पढ़ा है किस प्रकार बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया विद्रोहियों ने, और 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा, ये भी आपने पढ़ा। तो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कितने महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा? 4 महीने तक। कौन सी मस्जिद को बेकरी बना दिया गया? तो यह है आपका जामा मस्जिद को। इसके पहले हम देखेंगे कि ये बेकरी क्या होता है। तो अंग्रेज़ों ने जब दोबारा दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लिया 4 महीने के बाद, तब उसके मन में बदले की भावना शुरू हो गई और उसने क्या किया, लूटपाट, ये सभी लूटपाट और लड़ाई युद्ध करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। और 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया कि जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, न जाने कितने औरत, मर्द, आम और ख़ास 3 दरवाज़ों से दिल्ली से भाग खड़े हुए। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को, आपने पढ़ा कि इस तरह देश निकाल दे दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा भेज दिया जो अभी म्यांमार है, और उनका दरबार बंद कर दिया, उनके महल को गिरा दिया गया, उनके बागों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। जो जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनका जगह था, वहाँ पर उन्होंने अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी
और अंग्रेज दिल्ली के मुग़ल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कोई भी मुग़ल को या मुग़ल शासनकाल को याद रखे। इसीलिए जहाँ पर उसका मस्जिद था बहादुर शाह जफ़र का, उसके इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ़ कर दिया गया। वहाँ के बाग, मैदान, मस्जिदें सब नष्ट कर दिए गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने मंदिर को नहीं तोड़ा जहाँ मंदिर था, और अंग्रेज़ आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। ख़ास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, जामा मस्जिद को जो बेकरी बना दिया गया, तो ये यही है, जीनत अल मस्जिद को बेकरी में तब्दील कर दिया गया। यानी कि वहाँ पर 5 साल तक किसी भी प्रकार का किसी को भी नमाज की इजाज़त नहीं मिली, और शहर का 1/3 हिस्सा ढा दिया गया। नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। जो नहरें खुदवाई गई थी उस सबको मिलाकर समतल कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो जामा मस्जिद में कितने सालों तक नमाज की इजाज़त नहीं मिली थी? 5 सालों तक। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को कब तोड़ा गया और क्यों? तो 1870 के दशक में रेलवे की स्थापना करने और शहर को दीवार के बाहर फैलाने के लिए जो शाहजहानाबाद शहर बसाया गया था, तो जहाँ शहर ख़त्म होता है वहाँ पर शाहजहाँ ने दीवार से बंद करवा दिया था पश्चिम की तरफ, आपने ये पढ़ा है। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1870 के दशक में उस दीवार को तोड़ दिया रेलवे की स्थापना करने के लिए और शहर को और भी अधिक फैलाने के लिए। और जब दोबारा अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण किया तो उन्होंने 1857 की बगावत के बाद बहुत सारे शानदार आयोजन किए, और 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित किया और उनके लिए एक दरबार का आयोजन किया। तो ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली कॉलेज जिसे स्कूल बना दिया गया, इसको कब बंद कर दिया गया? 1877 ईस्वी में। दिल्ली कॉलेज को जो 1824 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। और रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका किसने और कब घोषित किया? 1877 ईस्वी में वायसराय लिटन ने। आप देख रहे हैं दोनों का ईस्वी सेम है। और फिर यहाँ से आपका आता है जॉर्ज पंचम की कहानी। तो ये है 1911 में जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, और इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ, और कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तो इससे जुड़ा हुआ सारे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं? जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा कब बनाया गया? 1911 ईस्वी को। क्योंकि विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया था कि मुग़ल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है लोगों की नज़र में, और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। इसीलिए ब्रिटिश सत्ता का मुग़ल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया था, और उसके बाद तुरंत ही ये घोषणा किया। तो जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा कब बनाया गया? 1911 ईस्वी में। और कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला कब किया गया? तो ये सन 1911 ईस्वी में। तो आपने ये दोनों 4 प्रश्न आपने अभी देखा। 1877 में दिल्ली कॉलेज को बंद कर दिया गया, और 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित किया गया। फिर आपका है 1911 में जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, और 1911 में कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। और नई दिल्ली का निर्माण कहाँ किया गया? तो पुराने शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति भवन जिसको वायसरीगल पैलेस कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अंग्रेज अक्सर राष्ट्रपति के रूप में वायसराय शब्दों का प्रयोग करते थे। तो वायसरीगल पैलेस उन्होंने बनाया था, जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और दिल्ली को किन 2 वास्तुकारों ने डिजाइन किया था? एल्बर्ट लटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था, डिजाइन किया था। और किंग्सवे क्या है? तो ये वर्तमान राजपथ है। राजपथ जो आप देखते हैं इंडिया गेट में राजपथ जो है 2 मील चौड़ा रास्ता है, ये इसको किंग्सवे भी कहते हैं। किंग्सवे, इसको याद रखना है। और वायसराय पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किसकी बनावट पर आधारित है? तो ये जो सांची में बुद्ध का स्तूप बना हुआ है उसकी बनावट पर आधारित है राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसको जानना अति महत्वपूर्ण है, और इतने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि आपको जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको लगेगा मैंने तो इसे कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये हमारे बुक में इसका विस्तार से वर्णन है। उसके बाद हम समझेंगे नई दिल्ली के निर्माण में कितने वर्ष लग गए। तो लगभग 20 वर्ष लग गए नई दिल्ली के निर्माण में,
और नई दिल्ली का अंग्रेज निर्माण कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों का ऐसा इरादा था कि ये शहर ऐसा बने जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्ले और सकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी, क्योंकि पुरानी दिल्ली की हालत अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेज़ों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसीलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नलियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई और उसे हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। अंग्रेज़ों ने इतना काम तो किया, अंग्रेज़ों को ये पता नहीं था कि हमें दिल्ली छोड़कर या भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपने सोच के अनुसार ये सारा काम किया था। तो इसको हमने समझ लिया। उसके बाद भारत का विभाजन कब हुआ, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बुक में जो टॉपिक है विभाजन के समय जीवन। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हो गई। इसका नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो अलग हुआ है, इसमें विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन इसका नतीजा कुछ दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद दंगा शुरू हो गया और ये बड़ा भयानक दंगा शुरू हुआ और दिल्ली में हज़ारों लोग मारे गए। तो ये प्रश्न तो इसको देख लीजिए, भारत का विभाजन कब हुआ, 1947 ईस्वी में। लेकिन जब ये दंगा शुरू हुआ जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, उनका घर बार लूट लिया गया, जला दिया गया और दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले जो मुसलमान थे उनकी जगह पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। यानी भारत में या दिल्ली में, आप दिल्ली यहाँ चर्चा है दिल्ली समझिए, दिल्ली से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए जब बांटा गया तो जब जितने भी मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए तो उनका जगह जो है पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू शरणार्थी ने ले ली। और शाहजहानाबाद में लवारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। जो शाहजहानाबाद में कुछ ऐसे मकान पड़े हुए थे जिसको देखने के लिए कोई नहीं था, तो उसको लेने के लिए जो शरणार्थी आए थे उसको लेने के लिए वहाँ झुंड घूमने लगे। उनमें से ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसको अपने कब्जे में भी कर लिया और वो उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि 1951 ईस्वी में यहाँ की आबादी 8 लाख से ही कुछ ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग पंजाब में भी, क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में है, कुछ हिंदुस्तान में है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए प्रश्न है कि दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह किसने ली, तो पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ली। फिर दिल्ली से 2/3 मुसलमानों के पलायन होने से, दिल्ली में जो 2/3 मुसलमान पलायन हुए, यानी दिल्ली से जो चले गए, तो उससे कितना मकान खाली हुआ था, तो लगभग 44,000 मकान खाली हुआ था। अमीर किसे कहते हैं, तो कुलीन वर्ग के व्यक्ति को अमीर इसमें कहा गया है। और 1931 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में प्रति एकड़ लोगों की औसत कितनी थी जब 1931 की जनगणना हुई थी। ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए है कि ये आपके बुक में प्रश्न है और सीटेट वगैरह में NCERT से ही पूछा जा रहा है। तो पुरानी दिल्ली में 90 लोग प्रति एकड़ रहते थे और नई दिल्ली में 3 लोग प्रति एकड़। आप समझ सकते हैं नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के भीड़ का, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद आपका ये हो गया नया शहर पुराने शहर के भीतर की ये बातें थी। और इस प्रकार से 17वीं 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल कुलीन वर्ग था, उनकी जो भव्य हवेलियाँ थी, वो उन सभी का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। 100 हवेलियाँ एक साथ दिखाई देने वाली जो थी, भव्य इमारतें, झरना, ये सभी धीरे धीरे उसका जो है पतन होना शुरू हो गया। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूब सूरत फाटक के भीतर जाने पर, मतलब आप गेट के अंदर घुसते हैं और आहत आपने पहले एक्सरसाइज में ही पढ़ा है, और इसको तो अब हम लोग आखिरी कर देंगे इसी क्लास में, धैर्य से बने रहिएगा। उसके बाद ये सब आपका टोटल इसमें दिया हुआ है। अमीर का जो प्रश्न आपने देखा, अमीर किसे कहते थे, कुलीन वर्ग के व्यक्ति को, ये साइड का प्रश्न था। ये सब वर्णन है इसमें किस तरह हवेलियों का पतन हुआ। और उसके बाद फिर नगर पालिका की योजना आपने ये देख ही लिया 1931 में किस प्रकार कितने प्रति एकड़ लोग नई दिल्ली और पुराने दिल्ली में रहते थे। और उसके बाद फिर आपका प्रश्न है कि पुराने शहर के जो हालात बिगड़ रहे थे, उस बिगड़ते हालात के बावजूद भी उसको फैलाना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए
रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। और उसके पीछे जो रॉबर्ट क्लार्क थे उनका ये सोच था कि यहाँ के निवासी, पुराने शहर के निवासियों को भी किसी बुद्धि से कोई दिमाग लगाकर चौराहे की तरफ इसको ढकेल कर बाहर कर दिया जाए। और इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। लेकिन इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जल वाली संरचना तय की गई थी। बहुत विचार इसमें किया गया था, सड़कों की चौड़ाई को लेकर, आकार को लेकर, स्वरूप को लेकर, मोहल्ले के निर्माण को लेकर, सारी चीज़ों की कल्पना इसमें की गई थी। लेकिन ये योजना जो है कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की इस योजना ने। और 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। उसके बाद फिर 1936 ईस्वी में दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया। तो ये प्रश्न आपका है, लाहौर गेट सुधार योजना किसने तैयार की थी और कब? तो 1888 ईस्वी में रॉबर्ट क्लार्क ने तैयार की थी। और दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब किया गया था? 1936 में इसका गठन किया गया था, दिल्ली सुधार ट्रस्ट। और ये इस प्रकार की योजना थी कि इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए थे। वहाँ पार्क थे, इर्द गिर्द या रिहायशी मकान बने थे। मकानों के भीतर निजता यानी नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। और अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी थी। इस ट्रस्ट के तहत दिल्ली सुधार ट्रस्ट का जो गठन हुआ था 1936 में, उसके तहत। और इसके साथ ही आपका ये अध्याय खत्म हो गया। और फिर जब आपका अन्यंत्र में है दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर, तो दक्षिण अफ्रीका की बात है, यानी दूसरा आपका महाद्वीप आ गया। और दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पर चर्चा है कि 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। वो भी अंग्रेज ही था और वो काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। यहीं बेकर की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड से हुई, जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन और यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव पैदा कर दिया। तो आपका इसमें बुक में दिखाया गया है दक्षिण अफ्रीका में जो प्रिटोरिया शहर है उसके यूनियन बिल्डिंग को दिखाया गया है। उसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की थी। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके निकल रहे हैं जो कि हमने इसको नोट्स में मेंशन नहीं किया है। अन्यंत्र में कुछ 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न तो मैंने आपके लिए छोड़ा है, हर्बर्ट बेकर कौन था? ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और कुछ प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जिसका जवाब आपको देना है। और ये प्रश्न ये है, अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया शहर में यूनियन बिल्डिंग की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये एक प्रश्न है। और दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना किसने बनाई थी या किसने की थी? ये 2 प्रश्न। और एक ये आपका हर्बर्ट बेकर कौन था? ये 3 प्रश्न। इस 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और उसके बाद आपके बुक में सही गलत है ये एक ही क्लास में आपका ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया। अब हम सीधे पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे अगले दिन से। और इसमें कुछ आपकी बुक में सही गलत का प्रश्न है, तो हम सही गलत करने का और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम बुक को भी देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न है कि पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए, सही है या गलत आप बताइएगा। सूरत, आपको बस आंसर इतना नहीं लिखना है। इसमें एक सुधीर कुमार सिंह हैं, वो बहुत ही डिटेल में आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन यहाँ पर जो है आपको सिर्फ पहले क लिख के आप दीजिएगा सही, ख लिख के गलत, जैसे जो जिसका आंसर होगा इस प्रकार से आंसर दीजिएगा। सूरत और मछलीपट्टनम का 19वीं सदी में विकास हुआ था। 20वीं शताब्दी में भारत की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती थी। 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई थी। क्या ये सही है या गलत है? और आखिरी है आपका, नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ़ सफाई पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये है आपका सफलतापूर्वक गुम्बद का इस्तेमाल करने वाली पहली इमारत कौन थी? नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तय करने वाले 2 वास्तुकार कौन कौन थे? अंग्रेज भीड़ भरे स्थानों को क्या मानते थे? और किसके नाम से ये 1888 में एक विस्तार योजना तैयार की गई थी? नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फर्क ढूंढें। ये सब आपको नहीं देना है। मद्रास जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे? तो ये जो गोरे हैं तो अंग्रेज हैं। बस आप घ तक आंसर दीजिएगा। अति महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपका एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने कल क्लास नहीं लिया था इसीलिए।
और इसका भी PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले क्लास का भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम जो क्लास शुरू करेंगे वो क्लास 8 के इतिहास का पार्ट 2 जो बुक है उसको हम शुरू करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। और वहाँ भी एक्सरसाइज अध्याय 7 ही आपका चलेगा, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इस तरह से आपका रहेगा। तो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं आपसे हम अपने अगले क्लास में।